तो आज हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ओके, तो सबसे पहले मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, एसएसटी विद सुनील में। तो जैसा कि मैंने अभी चैप्टर का नाम बताया, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, तो इस चैप्टर में के द्वारा मैं जो आप लोगों के सामने आज कुछ फैक्ट्स जो है बताऊंगा आप लोगों को, तो उनको एक जोड़ने के क्रम में बताऊंगा, है ना, कि एक के बाद एक कौन कौन सी घटनाएं हुई और किस प्रकार से ये राष्ट्रीय आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया कैसे सफल हुआ, कौन कौन सी कमियां आई और कैसे इसने भारत की आज़ादी को संभव बनाया। ठीक है, और कैसे गांधी जी ने अपने प्राणों की जो है आहुति दी, उनकी हत्या की गई, कैसे क्या। तो स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि 1893 में ना दादा अब्दुल्ला फर्म का केस लड़ने के सिलसिले में जब महात्मा गांधी अफ्रीका में गए, तो वहां पर उन्होंने अपना 20-22 साल जो है बिता दिया। केस तो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया था, लेकिन वहां पर जो गिरमिटिया मजदूरों का मामला था, उस सिलसिले में उन्होंने अपने 20-22 साल पूरा पूरा साउथ अफ्रीका को दिया। और वहीं पर उन्होंने अपने जो है प्रयोग किए, और वही प्रयोग जो है एक्सपेरिमेंट उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में भी किए और उसमें उनको सफलता भी मिली। ठीक है, तो ये है 1915 में इनका आगमन हुआ। ठीक है, अब जब मामला वहां का शांत हुआ साउथ अफ्रीका का, तो गांधी का 1915 में आगमन हुआ। और जो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, उन्होंने इनको बहुत सारी इनको परामर्श दिया था कि जब भारत जाओगे तो पहले भारत का तुम्हें दौरा करना है। अब इस दौरान क्या था, 1905 और 7 में गांधी के आगमन से पहले भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, है ना, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसी के ही जो है विरोध में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। और इस दौरान 3 प्रमुख नेताओं का उदय हुआ। मतलब गांधी के पहले इन 3 महत्वपूर्ण नेताओं के क्या क्या नाम है, जैसे सभी लोग जानते हैं लाल बाल पाल, तो तिलक थे महाराष्ट्र से, और बिपिन चंद्र ना, मतलब कि पाल जो कि बंगाल से संबंधित थे, और लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से था। तो ये 3 मुख्य नेता थे, और कह सकते हैं ये गरम दल के मतलब कि नेता हुआ करते थे। और क्योंकि कांग्रेस में 2 धड़े थे, एक गरम दल एक नरम दल, है ना, तो नरम दल में सबसे मुख्य नाम जो आता था वो दादा भाई नौरोजी का है, गोपाल कृष्ण गोखले जी का आता है। उसके बाद प्रमुख परामर्शदाता कौन है इनके, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि इनके राजनीतिक गुरु भी थे, और मोहम्मद अली जिन्ना भी जो कि ब्रिटेन से वकालत की पढ़ाई किए हुए थे, और ये दोनों लोग ही जो है गुजराती मूल के थे। ठीक है, अब मामला क्या है, 1916 का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह। इस समारोह में गांधी जी की पहली सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने पेश हुए, है ना, वहां पर इनको इनवाइट किया गया था, मतलब कि एज ए, मतलब कि जैसे बहुत एक प्रसिद्ध व्यक्ति आया हो साउथ अफ्रीका से, भारतीयों के हक की लड़ाई को लड़ करके जीत करके आया हो, उस हैसियत से उनको बुलाया गया था। बहुत प्रसिद्ध नेता जो नहीं बन गए थे, या भारत में उनकी अभी वो उपलब्धियां मतलब कि नहीं थी, तो साउथ अफ्रीका की उपलब्धियों के आधार पर ये इतने प्रसिद्ध हुए कि इनको वहां बुलाया गया। और वहां पर इन्होंने आड़े हाथों लिया किसको, जो धनी संपन्न लोग बैठे थे, और बल्कि आम वर्ग के लोग वहां पर शामिल नहीं थे। तो इन्होंने सबसे पहले यही बात रखी कि हम लोग यहाँ पर किस लिए एकत्र हुए हैं। मानते हैं कि उद्घाटन समारोह है, कहीं ना कहीं देश की आजादी की बात भी होगी यहाँ पर, लेकिन वे लोग कहाँ हैं जिनकी हमें बहुत सख्त जरूरत है, जिनके बिना काम ही नहीं चलना है, यानी कि किसान वर्ग, छोटे मोटे लोग ना, छोटे पैसे का मतलब कि पैसे वाले, जिनके बिना हम सफल हो ही नहीं सकते, भले ही हम बड़े ठाट बाट से रह रहे हो ना। तो इनके इन शब्दों से लोगों को कुछ बहुत जो है बुरा भी लगा, लेकिन इन्होंने जो कहा सत्य कहा। तो ये था 1916 का उद्घाटन समारोह। असहयोग की शुरुआत और अंत, 3 छोटे आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद और अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा। चंपारण में नील का मामला था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में प्लेग बोनस को लेकर के खींचतान मची थी, और खेड़ा में फसल बर्बाद हो गई थी, तो लगान माफी के लिए आंदोलन चल रहा था, जिसमें गांधी जी को इन 3 छोटे आंदोलनों में सफलता भी मिली, और आगे चल करके इनके अंदर एक हौसला बढ़ा। इसके बाद 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ,
और रॉलेट सत्याग्रह। विश्व विश्व युद्ध जब शुरू हुआ 1914 से 18 में, तो विश्व स्तर पर ये युद्ध जो है लड़ा गया, तो भारत को भी शामिल करना था, तो ना, तो इसके लिए क्या था कि गांधी जी से समझौता किया गया कि अगर भारतीय लोग शामिल होते हैं तो आजादी के युद्ध के बाद ना ब्रिटेन कुछ अच्छा आप लोगों के लिए सोचेगा। तो इसी मतलब कि उम्मीदोंवश गांधी ने पूरा सहयोग किया, लेकिन उसके बदले में हमें 1919 में क्या मिला? रॉलेट एक्ट। सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में बना था, जिसमें बिना किसी मतलब कि शक के आधार पर भी, यानी कि शक के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाला जा सकता था। और इसी मुद्दे को लेकर के ही जो है आगे का जो घटनाक्रम है वो कौन सा है? अप्रैल 1919 का हत्याकांड, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग में, है ना, त्योहार है डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी रॉलेट सत्याग्रह के तहत जो हुई थी, उसका लोग उस मुद्दे पर लोग वहां पर बात कर रहे थे, तो रेजिनाल्ड डायर के द्वारा वहां पर हत्याकांड किया गया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो रॉलेट सत्याग्रह की बात है। ये है खिलाफत। खिलाफत माने जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जो टर्की देश था वो धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था, यानी कि ब्रिटेन के विरोध में, तो उसमें इसकी पराजय होती है। उसके बाद जो वहां का खलीफा है उसको वहां से बेदखल कर दिया जाएगा, जिसका जो है प्रभाव दुनिया भर के मुस्लिमों पर पड़ेगा, यहाँ तक कि भारत के मुस्लिमों पर भी पड़ा। तो इसी बीच 1919 से 1920 तक जो है खिलाफत आंदोलन भारत में चल रहा था, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। तो गांधी को लगा कि ये अच्छा मौका है कि क्यों ना इन मुस्लिमों को भी जो मतलब कि जोड़ा जाए, एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, असहयोग शुरू हुआ 1922 तक चला, है ना, और फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के तहत हिंसात्मक जो घटना हुई उसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया और इनको गिरफ्तार करके 6 वर्ष का कारावास दिया गया। उसके बाद 1924 में इनको रिहा किया गया था। कारावास की सजा देने वाला जो न्यायाधीश था उसका नाम था ब्रूमफील्ड ना। 1924 में खराब स्वास्थ्य के आधार पर इनको रिहा कर दिया गया। फिर क्या है, 1922 में आंदोलन जब खत्म हुआ और 1930 में जब सबने अवज्ञा शुरू होगा तो उस बीच जो है इन्होंने कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया, जैसे खादी को अपनाना और अछूतों का उद्धार, हरिजन जिनको कहते हैं, उस बिंदु पर, उस सामाजिक मामलों पर उन्होंने काम किया, क्योंकि ये एक समाज सुधारक भी तो थे। देखा जाए तो गांधी बहुत सी चीजों का एक मिश्रण है। उसके बाद नमक सत्याग्रह की बात आती है। साइमन कमीशन 1928 में आया, बारडोली आंदोलन 1928 में ही हुआ गुजरात में। लेकिन इन आंदोलनों में गांधी जी सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, बल्कि आशीर्वाद दे रखा था कि ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि गांधी का एक अलग ही प्लान चल रहा था। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग की गई, स्वतंत्रता दिवस भी मनाने का ऐलान किया गया। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1929 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब मुद्दा आता है दांडी का, नमक दांडी मार्च, साल्ट मार्च जिसको कहते हैं। साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने यात्रा की, बहुत सारे लोग इनकी इस यात्रा में शामिल हुए। ये गांधी की पहली एक राष्ट्रवादी एक यात्रा थी जिसने दुनिया भर के देशों को अपनी ओर आकर्षित किया। ठीक है, वायसराय को सूचित करते हुए, कौन है? लॉर्ड इरविन को सूचित किया, इंफॉर्मेशन दिया कि हम एक दांडी मार्च करने वाले हैं। और लॉर्ड इरविन ने भी उतना ज्यादा ध्यान जो है नहीं दिया, क्योंकि लगा कि ये तो एक शांतिपूर्ण यात्रा है, जो होता है होने दो। हालांकि इसका प्रभाव भी पड़ा बाद में। 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च जो है शुरू हुआ और 6 अप्रैल को ये दांडी यात्रा खत्म हुई समुद्र किनारे, जहां पर गांधी जी ने पानी को उबाल करके नमक बनाया, क्योंकि गांधी का कहना था कि नमक जैसी चीज बुनियादी हमारे देश के तीनों ओर जल क्षेत्र है, हमें ही नमक बनाने की आजादी नहीं है। और जहां पर नमक बनता भी है तो अंग्रेज अपने मुताबिक जो है जितना उनको चाहिए होता था वो ले लेते थे, बाकी को नमक को बर्बाद कर दिया करते थे। या उनको लगता था कि कहीं पर कुछ भारतीय लोग नमक बना रहे हैं तो वहां पर पुलिस का पहरा जो है बैठा दिया जाता था। तो ये कैसा अन्याय था। इसी मुद्दे को लेकर के गांधी ने चुना, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे पूरे देश को जोड़ा जा सकता था। अब जिला पुलिस अधीक्षक का बयान इसमें बड़ा अच्छा है कि गांधी बहुत शांत दिख रहे हैं, धैर्य उनके अंदर गजब का दिखाई पड़ रहा है ना।
और यात्रा भी उनकी सफल हो रही है और आने वाले समय में भी ये सफल ही होंगे, ऐसा इसने एक शंका व्यक्त की पुलिस अधीक्षक ने। यहाँ तक कि टाइम पत्रिका जो कि अमेरिका में प्रकाशित होती है, उसने भी जो है गांधी की प्रशंसा लिखी और कहा कि गांधी की इस यात्रा से ब्रिटेन जो है बेचैन हो गया है। ठीक है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के एक बड़ा, और टाइम पत्रिका ने यह भी कहा कि गांधी ने ईसाइयों के खिलाफ ईसाई तरीकों का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना ना, यात्रा करना, ये भी एक अच्छा है, विरोध करने का तरीका है शांतिपूर्ण तरीके से। तो ऐसे ऐसे शब्द है। अब यहाँ पर 3 उल्लेखनीय तथ्य आपको देखने को जो है मिलेंगे। इस दांडी यात्रा से 3 क्या बदलाव नजर आए। पहला है, गांधी दुनिया की नजर में आ गए। यूरोपीय जितनी मीडिया थी, समाचार पत्र थे, अमेरिकी समाचार पत्र पत्रिकाएं, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर कवरेज की और दुनिया भर को दिखाया कि कैसा क्या चल रहा है। तो गांधी दुनिया की नजर में आ गए। और दूसरा पहला मुद्दा क्या है कि पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें महिलाएं शामिल हुई बड़े पैमाने पर, पहली राष्ट्रवादी गतिविधि है ये। और कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर गांधी भी इस मामले पर सहमत हुए, क्योंकि इनका कहना था, चट्टोपाध्याय जी का, कि आप जो आंदोलन कर रहे हो केवल पुरुषों के बल पर ही नहीं, महिलाओं को भी शामिल किया जाए, उनकी भी तो कुछ तवज्जो दी जाए। तो उसके बाद ये हुआ। फिर है, इसी दांडी यात्रा से अंग्रेजों को लग गया था कि शासन बहुत दिनों तक नहीं किया जा सकता है। जैसा कि 1942 के बारे में कहा जाता है, तो ये सब पहले ही हो चुका था कि अब शासन बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। और अब इन तीनों बातों से आशंकित होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करना शुरू कर दिया। यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि दांडी यात्रा से घबरा करके ही ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। और दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी 1931 वाले में शामिल होते हैं। 30 नवंबर 1930 को पहला जो है 1930 को नवंबर के महीने में पहला सम्मेलन हुआ। और जनवरी 1931 में गांधी जी को जो है आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। और इसी पैक्ट के तहत गांधी जी राजी हो गए कि हम आंदोलन को रोक देंगे, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं। तो इरविन ने उसको माना और गांधी ने कहा कि गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना है। तो दूसरे वाले सम्मेलन में जब वहां पर गए तो वहां पर वो बात नहीं बन पाई और मायूस होकर के गए। और गांधी ने कहा कि मैंने रोटी मांगी, मुझे उसके बदले में पत्थर मिले। और वहां से निराश होकर के आए और आंदोलन को फिर शुरू किया। 1934 तक चला और उसको बाद में रोक दिया गया। ठीक है, अब तो ये चीज है। अब गांधी के दावे को चुनौती, जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी शामिल होने जा रहे थे, तो यहाँ पर गांधी ने दावा किया था कि जो कांग्रेस है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस मुद्दे पर 3 लोगों ने आपत्ति जाहिर की। ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने कहा कि लीग जो है मुस्लिम लीग, उसने कहा कि जो लीग पार्टी है ये मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि तो फिर कांग्रेस कहां से करेगी, कांग्रेस नहीं करती मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, ये लीग ने कहा। दूसरा मुद्दा है रियासत, जो राजा रजवाड़े होते थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तो गांधी ने ये क्यों कहा, तो दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा क्या है, अंबेडकर का, गांधी और कांग्रेस निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने की बात ही कहां से आती है। तो ये 3 मुद्दे हैं, एक लीग का, रियासत का, राजा रजवाड़ों का, और तीसरा है गांधी का, अंबेडकर जी का, जिन्होंने ये विरोध व्यक्त किया जब गांधी ने कहा था कि कांग्रेस भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उसके बाद आंदोलन पुनः शुरू होता है। ठीक है, लेकिन बाद में 1934 में खत्म होता है। उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं न कहीं भारतीयों को भी थोड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी, तो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम लागू किया गया है। और इसी के आधार पर ही 1936 और 37 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, है ना, और अपनी सरकारें गठित की। और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, सेकंड 1939-45 में। युद्ध बाद आजादी के प्रस्ताव खारिज और मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। युद्ध जब शुरू हुआ तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि अगर आजादी का वादा मिलता है तो हम सपोर्ट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, तो उसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है,
अब 1940 में मुस्लिम बहुल प्रांतों में स्वायत्तता की मांग उठने लगी, जब भारत का विभाजन कहीं न कहीं एक शुरुआत देखी जा सकती है और स्वायत्तता मांग। अब त्रिकोणात्मक संघर्ष यही से जो है शुरू होगा, जब कांग्रेस त्यागपत्र देगी मंत्रिमंडल उसके जो हैं, उसके बाद 3 मांगे उत्पन्न हो जाएंगी। 3 लोगों में संघर्ष शुरू हो जाएगा, कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का और ब्रिटिश एम्पायर का यानी ब्रिटिश साम्राज्य का। अब इन तीनों का मुद्दा एक दूसरे से टकराने लगा। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, है ना। युद्ध के दौरान भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए, राजी करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। हालांकि इस पर भी बात नहीं बनी। वो मुद्दा क्या था जिस पर ये बात नहीं बनी? वो मुद्दा था कि मतलब कांग्रेस ने कहा कि भारत ब्रिटेन को सपोर्ट करेगा, लेकिन तब जब वायसराय की परिषद में एक भारतीय रक्षा सदस्य की नियुक्ति होगी तब। इसी बात पर चर्चा समाप्त हो गई। अब भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में जो है शुरू हुआ और सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। असली में राष्ट्रवाद यही है, जब जनता स्वयं खड़ी हो जाए, उसको नेता की जरूरत ना पड़ जाए, ना रह जाए। जैसा गांधी ने भी कहा था कि असल में राष्ट्रवाद वही है जब लोगों को नेता की जरूरत ना रह जाए, रास्ता दिखाने वाले की जरूरत ना रह जाए, है ना। तो इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। उसके बाद शुरू हुआ पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर में स्वतंत्र सरकार या प्रति सरकार की स्थापना हुई। और हालांकि इस सरकार को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था, इसको महत्व नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद लीग को पंजाब सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जब बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में पकड़ करके बंद कर दिया गया था। और सभी जानते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही का आयोजन भी हो चुका था, उद्घोषणा हो चुकी थी लीग के द्वारा, दंगे पर बड़े पैमाने पर शुरू थे। अब जब 1942 में आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो मुस्लिम लीग को मौका मिल गया पंजाब में, है ना, और सिंध में मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने आप को अच्छा साबित करने का। उसका फायदा भी इनको आगे चल के मिलेगा और मिला भी। 1944 में गांधी मतलब रिहा हुए। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी ब्रिटेन में, जो कि भारत की आजादी का समर्थन करती थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए 1946 में, है ना। इस चुनाव में कांग्रेस को तो अच्छी सफलता मिली ही, लेकिन अब मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र थे उसमें मुस्लिम लीग ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 1936 और 37 के चुनाव से तुलना की जाए तो 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया कि अब वो ये कहने लगी कि मुस्लिमों की वो अब वही एकमात्र पार्टी है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, है ना। इसका भी मुद्दा ये था, लीग ने कहा कि हमारा सदस्य मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम सदस्य होंगे सभा में, वो जो हैं जनता, जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा मतलब कि चुना गया होना चाहिए। तो एक तो ये बात थी, और दूसरी चीज थी कि एक संघ सरकार का गठन होना था, जिसमें का, खा और गा के आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा होना था। तो इस पर यह बात हुई कि जो ये का, खा, गा के आधार पर जो राज्य बने हैं, हिंदू बहुल वाले, पश्चिमी बहुल वाले, मतलब कि हिंदू बाहुल्य वाले, मुस्लिम बाहुल्य वाले 2 क्षेत्र। तो लीग ने कहा कि इस संघ से अलग होने का भी अधिकार होना चाहिए जो मुस्लिम बाहुल्य वाले प्रांत हैं। इस मुद्दे पर वो कांग्रेस जो है इस मिशन से दूर हट गई। कांग्रेस भी धीरे धीरे इस मिशन से दूर, मतलब कि दूर हट गई कैबिनेट मिशन से। तो ये भी सफल नहीं हुआ। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही का दौर शुरू हुआ 16 अगस्त 1946 में, और फरवरी 1947 में माउंटबेटन को भेजा गया कि मामले को देखो, और लीग और कांग्रेस के साथ बैठक चाहे संयुक्त रूप से हो चाहे अलग अलग हो, लेकिन अंत में निष्कर्ष क्या निकला? भारत का बंटवारा, है ना। उसके बाद भारत की आजादी हुई। आगे चल करके गांधी जी की हत्या भी हुई नाथूराम गोडसे के द्वारा। आखिरी बहादुराना दिन, कलकत्ता में 24 घंटे का उपवास। मतलब जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तो गांधी जी वहां पर नहीं थे, उसमें वो कलकत्ता में थे और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे, है ना। 24 घंटे का उन्होंने वहां पर उपवास भी किया था। डीजी तेंदुलकर जो कि महात्मा गांधी के जीवनी लेखक हैं, उनका बयान था कि जिस वक्त दिल्ली में जश्न था, मनाया जा रहा था, गांधी जी शरणार्थी
मतलब जो कैंप होते थे और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम को समझाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसे करके और 30 जनवरी को इनकी जो है हत्या हुई 1948 में गोडसे के द्वारा। और टाइम पत्रिका के द्वारा जो बयान दिया गया, जो जो इनकी हत्या हुई, उस पर इस पत्रिका ने क्या कहा, मतलब कि इस बलिदान की जो है तुलना गांधी जी ने जो बलिदान किया, उस बलिदान की तुलना जो है लिंकन के बलिदान से की, अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो ये मुद्दा हुआ आज का अपना। और गांधी को समझना, जी हाँ, गांधी को किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच बनाने से पहले जरूरी है कि उसके साथ या तो फिर रहा जाए, उसके साथ उठा बैठा जाए, या तो तब उसको जान सकते हो, या नहीं जान पा रहे हो तो उसके बारे में समझो, जानो और उसके बारे में पढ़ो। तभी हम एक अच्छी थिंकिंग जो है डेवलप कर सकते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक विचार जो हमारे अंदर है उसमें हम तुलना कर सकते हैं। किसी के कहने से ही हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है बुरा है या ये व्यक्ति अच्छा है। हमें उसका स्टडी करना, उसको समझना है ना। तो गांधी को समझना, इनके द्वारा जो भाषण दिए गए उसके द्वारा भी समझा जा सकता है। इनके द्वारा जो किताबें, जो साहित्य, जो इनकी जीवनी लिखी गई, जिसमें ये लोग खुद के बारे में भी अपनी कमियां, अच्छाइयां सब कुछ लिखते हैं, तो उसको पढ़ करके हम ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। तो गांधी क्या है, एक दर्शन है जिसको समझ पाना असंभव तो नहीं है, लेकिन संभव है, लेकिन थोड़ा जो है कठिन है। उसको और बेहतर समझने के लिए हमें और गहराइयों में उतरना पड़ेगा, क्योंकि दर्शन उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।